नमस्कार दोस्तों, आप सबका फिर से विजय एजुकेशन की ऑनलाइन कक्षा में स्वागत है। कल की कक्षा में हम लोग बात कर रहे थे व्यंजन के बारे में और हमने व्यंजन क्या है, उसकी क्या विशेषताएं हैं और व्यंजनों के वर्गीकरण की भी हम लोग बात कर रहे थे। आज हम लोग उस टॉपिक को कंप्लीट करने वाले हैं। व्यंजन से संबंधित जितनी भी बातें हैं, या मैं ये कह सकता हूं कि वर्णमाला की पहले 4 कक्षाएं हो चुकी हैं और वर्ण विचार को लेकर ये 5वां कालांश है हमारा। और आज पूरे वर्ण विचार संबंधी जितनी बातें हो सकती हैं उनको हम लोग अंतिम रूप देने का प्रयास करेंगे। आप पूरे वीडियो में मेरे साथ बने रहिए। कल हम बात कर रहे थे व्यंजनों के वर्गीकरण की, तो वर्गीकरण को हमने एक आधार पे पढ़ा था। कौन सा आधार पढ़ा था, याद होगा आपको? कौन सा? प्रयत्न। जब हम लोग व्यंजनों का उच्चारण करते हैं तो कई प्रकार के प्रयत्न होते हैं, प्रयास होते हैं। कौन करता है प्रयत्न, प्रयास? जीभ, नासिका, ओष्ठ, कंठ, मुंह में जितने भी अवयव हैं उन सब को लेकर जितने प्रयत्न होते हैं, तो उच्चारण के दौरान प्रयत्न के आधार पर व्यंजनों का जो वर्गीकरण था वो हम लोग कल पढ़ चुके हैं। मैं समझता हूं आपको समझ में आया होगा। नहीं आया है तो मैंने आपको मेरे व्हाट्सएप नंबर दिए हैं, उन पर आप अपनी समस्या बता सकते हैं। यथा समय आपको उसका प्रत्युत्तर दिया जाएगा। बात करते हैं हम लोग अगली बात की। हालांकि मैंने ये जो बात लिखी है ये भी प्रयत्न के आधार पर ही है। मैं मोटे तौर पर बता दूं, कोई पूछे कि व्यंजनों का वर्गीकरण कितने आधारों पर किया जाता है, मैं फिर कह रहा हूं कि आंकड़ों संबंधी प्रश्न कम पूछे जाते हैं। फिर भी अगर ये पूछे कि व्यंजनों का वर्गीकरण कितने आधारों पर किया जाता है, तो वो 2 आधार हैं। कितने आधार हैं? 2। नंबर 1 कौन सा है? प्रयत्न। और नंबर 2 है उच्चारण का स्थान, जिसकी बात हम लोग इसी वीडियो में करने वाले हैं। प्रयत्न और उच्चारण स्थान। प्रयत्न में हम लोगों ने कल कुछ बातें कर ली थी, आज बाकी की बातें हम लोग करेंगे। तो वर्गीकरण के दूसरे आधार की हम लोग बात कर रहे हैं। ये दूसरा आधार ये प्रयत्न के अंदर ही आता है। और फिर मैं कह रहा हूं कि आप संख्याओं के चक्कर में मत फंसिए। प्रश्न परीक्षा में आएगा तो वो तथ्यात्मक आएगा। तो अगली बात लिखी मैंने, स्वर तंत्री में कंपन के आधार पर। कंपन का अर्थ होता है कांपना, वाइब्रेट होना। इंग्लिश में हम लोग इसको कहते हैं वाइब्रेशन। हमारे फोन में कभी किसी का फोन आता है, किसी की कॉल आती है, तो हम लोग उसको जब साइलेंट कर लेते हैं तो उसमें वाइब्रेशन होता है, उसमें कंपन होती है। तो उस कंपन के आधार पर हम लोग व्यंजनों का वर्गीकरण कर रहे हैं। तो जब हम लोग व्यंजनों का उच्चारण करते हैं तो कई बार हमारी जीभ या जो अंदर का जो तंत्र है उसमें कंपन होती है। उसके आधार पर 2 प्रकार हैं और उस कंपन को हम लोग क्या कहते हैं? घोष कहते हैं। क्या कहते हैं? जब हम लोग किसी ड्रम को बजाते हैं, किसी ढोलक को बजाते हैं, तो उसमें जो घोष की ध्वनि उत्पन्न होती है उस घोष को ही कंपन कहते हैं। इस आधार पर 2 प्रकार हैं, एक है अघोष और एक है घोष। नाम से स्पष्ट है, घोष को हम लोग सघोष भी कहते हैं। सघोष का मतलब क्या हुआ? स उपसर्ग है, इसका अर्थ होता है सहित, अर्थात घोष सहित। और अ उपसर्ग है, अ होता है उपसर्ग जब भी लगता है तो वो निषेध का अर्थ देता है। तो अघोष का मतलब है जहां घोष नहीं होता, जहां कंपन नहीं होती। तो जिन व्यंजनों के उच्चारण में मैंने परिभाषा नहीं लिखी, आप इतनी बात समझ सकते हैं कि अघोष क्या है। जिन व्यंजनों के उच्चारण में कंपन नहीं होता वो हो गए अघोष, और जिनके उच्चारण में कंपन होता है वो क्या कहलाते हैं? घोष या सघोष। ये 2 नाम याद रखने हैं। घोष कहे तो भी वही बात है और सघोष कहे तो भी वो बात है। तो एक हो गया घोष और एक हो गया अघोष, या घोष को हम लोग सघोष भी कह सकते हैं। इसको आपको याद करना पड़ेगा, क्यों? कई चीजें तो हम लोग अभ्यास करके कर सकते हैं, लेकिन ये कंपन वाली बात है बहुत सूक्ष्म है। इसको आप लोग अभ्यास कर सकते हो तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं कर सकते हो तो इसको याद करना पड़ेगा। क्योंकि कंपन की मात्रा थोड़ी बहुत तो होती है, लेकिन किस में अधिक होती है और किस में कम होती है, इस बात का अगर आप लोग अभ्यास ना कर सको तो इनको आपको याद करना पड़ेगा। तो कौन कौन से व्यंजन जो है वो अघोष हैं, याद रखना बात को। वर्गों के पहले और दूसरे वर्ण। कौन से वर्ण? पहले और दूसरे वर्ग। कौन से? क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग। 5 वर्ग हैं और 5 वर्गों का जो पहला और दूसरा वर्ण है, पहला और दूसरा वर्ण कौन सा होता है मालूम है? क ख, च छ, ट ठ, त थ और प फ। ये 5 वर्गों के प्रथम 2 जो अक्षर हैं
वो क्या कहलाते हैं? अघोष कहलाते हैं। तो कितने हो गए? 10। क्यों? क्योंकि दो दो वर्ण और वर्ग कितने? 5। तो 5 × 2 कितना हो गया? 10। तो 10 तो हो गए ये, और इसके अलावा कितने बचते हैं? 3 ये बचते हैं, स स स। इनको हम लोग क्या कहते हैं? कल हमने बात की थी, कल ही हमने बात की थी। इनको हम लोग क्या कहा था? इनको हमने कहा था ऊष्म। क्या कहा था? जिन ऊष्म व्यंजनों की हम लोग बात कर रहे हैं, तीनों ही स स और स, ये तीनों, हालांकि तीनों का उच्चारण स्थान अलग अलग है, हम लोग आगे बात करेंगे, लेकिन ये तीनों तो प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण, और उसके बाद स स स, ये तीनों कुल मिला के 10 और 3 13 व्यंजन ऐसे हैं जिनको हम लोग क्या कहते हैं? अघोष मानते हैं। और बाकी जो बचे वो सघोष। मैं पहले भी बात कर चुका हूं, जहां 2 विकल्प हों वहां आपको दोनों रटने की आवश्यकता नहीं है, एक को याद कर लो, पीछे जो बचते हैं वो दूसरे में अपने आप ही आ जाएंगे। तो घोष और अघोष की जब बात करेंगे तो आप अघोष को याद कर लो। अघोष कौन से हो गए? प्रत्येक वर्ग का पहला दूसरा वर्ण और उसके बाद स स स, ये 13 जो वर्ण हैं, 13 जो व्यंजन हैं, ये क्या कहलाएंगे? अघोष। और बाकी जो बचे वो सारे क्या है? घोष या सघोष। पीछे कौन से बच गए? स्वाभाविक है, प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा। ग घ ङ, ज झ य, ड ढ ण, द ध न, ब भ म। कितने हो गए ये? 15। तीसरा, चौथा, पांचवा इनकी बात करें तो 5 तिये कितने हो गए? 15। 5 वर्ग और प्रत्येक का तीसरा, चौथा, पांचवा, यानी 3 व्यंजन लेते हैं तो 5 तिये 15 तो वो हो गए। और उसके बाद पीछे क्या बचे थे? ये 4 तो बच गए, कौन से? अंतस्थ, यर, लव, और उसमें से एक बच गया था, कौन सा? ह। ये तो हो गई व्यंजनों की बात, लेकिन मैं स्वरों की बात भी साथ लिख रहा हूं। हालांकि ये बात मैं पहले बता चुका हूं, जब स्वर का शुरुआत में परिचय किया था तो मैंने कहा था कि सारे स्वर जो होते हैं वो क्या होते हैं? घोष होते हैं। क्या होते हैं? घोष। तो इस बात को अलग से याद रखना। व्यंजनों में तो वर्गीकरण अलग अलग है, लेकिन स्वरों में कोई लफड़ा नहीं है। सारे के सारे स्वर है वो क्या है? घोष है या सघोष है। ये बात पहले ही बता चुका हूं। आपको लगता है कि मैं स्वर की बात साथ में क्यों कर रहा हूं? हम बात व्यंजनों के वर्गीकरण की बात कर रहे हैं, लेकिन मैं लिख रहा हूं किसके बारे में? स्वर के बारे में। कोई नुकसान नहीं है, इसको भी याद रखना। तो व्यंजनों की अगर बात करें, व्यंजन कितने होते हैं? 33। कितने होते हैं? 33। मूलतः कह रहा हूं, बाकी बातें हम लोग कर चुके हैं। और स्वर कितने हैं? 11। 44। और 44 का पूरा वर्गीकरण करें तो 31 जो होते हैं वो क्या होते हैं? घोष होते हैं। और 13 कितने होते हैं? अघोष होते हैं। 31 और 13 कितने होते हैं? 44 होते हैं। और 31 में कौन कौन से? तीसरे, चौथे, पांचवा वर्ण, यर, लव, ह, और सारे स्वर। मुझे लगता है ये बात आपको समझ में आ जानी चाहिए। दिक्कत इसलिए नहीं है कि आपको 2 में से एक पॉइंट को याद करना है, कोई से भी याद कर लो, आप अघोष को याद कर लो बस। अघोष में कौन से? पहला, दूसरा वर्ण और स स स। मुझे लगता है बहुत आसान है, तो आप अघोष को याद कर लीजिए। और शेष जो बचते हैं वो सारे किस में है? घोष या सघोष में है, और स्वर सारे ही घोष हैं। इस प्रकार 31 इधर हो जाते हैं और 13 इधर हो जाते हैं। तो यह है स्वर तंत्री में कंपन के आधार पर या वर्णों के वर्गीकरण की बात कर रहे हैं, क्योंकि मैंने इनमें स्वर को भी साथ में लिख दिया। हम लोग 33 की बात नहीं कर रहे हैं, हम लोग 44 की बात कर रहे हैं। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अगली बात पर। अगला है वो प्राण की मात्रा या प्राण मात्रा या श्वास वायु के आधार पर हम जब बोलते हैं तो कौन से व्यंजन के उच्चारण में या कौन से वर्ण के उच्चारण में कितनी श्वास मात्रा लगती है। हम कहते हैं फेफड़ों से हवा उठती है, बाहर निकलती है, कितनी मात्रा में निकलती है, उसके आधार पर भी इसके 2 वर्गीकरण किए गए हैं। एक तो अल्प प्राण, अल्प का मतलब क्या होता है? कम या थोड़ा, जबकि महा या महा का अर्थ होता है बड़ा, लेकिन यहां महा का मतलब मात्रा से है, अल्प का मतलब कम, और महा का मतलब क्या हो जाता है? अधिक। इसलिए जिन वर्णों के या जिन व्यंजनों के उच्चारण में कम श्वास मात्रा की आवश्यकता होती है वो अल्प प्राण है, और जिनमें अधिक आवश्यकता होती है वो क्या है? महाप्राण है। दोस्तों यहां भी वही बात करनी है आपको पहले वाली कि और बात समझ में नहीं आए तो 2 में से आप लोग एक को याद कर लेना, दूसरे की बात की चिंता करने की जरूरत नहीं। एक याद हो गया तो बाकी जो बचेंगे, हम तो इतने तो वो अनाड़ी नहीं है कि हमें सारे वर्णों का पता नहीं हो। 44 वर्ण कौन कौन से हैं वो सबको मालूम है, 33 व्यंजन कौन से हैं सबको मालूम है। इसलिए एक वर्ग को याद कर लेना है। मान लीजिए आप लोग इसको याद कर लो, किसी को भी याद कर लो, जो सरल लगे उसको याद कर लो, कोई दिक्कत नहीं। एक बार दोनों बता देता हूं। अल्प प्राण में कौन से? वर्गों के पहले, तीसरे और 5वें वर्ण।
ये बात याद रखना, स्वर तंत्री में कंपन के आधार पर और श्वास वायु के आधार पर ये दोनों कहीं मिक्स नहीं हो जाने चाहिए, दोनों को अलग अलग और पृथक पृथक रखना है, ध्यान देना। यहां पर अल्प प्राण में कौन से पहले, तीसरे और पांचवा वर्ण मैं बोल के बता सकता हूं एक बार, कौन सा पहला, तीसरा, पांचवा होता है? क, ग, ng, च, ज, य, ट, ड, ण। त में आते हैं तो त, द और न, और प वर्ग में प, ब और म। ये पांचों वर्गों के पहले, तीसरे और पांचवें वर्ण, अर्थात इसको हम संख्या रूप में लिखे तो 345 लिख सकते हैं। तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण ये क्या है? अल्प प्राण है। उसके बाद कौन? य, र, ल, व, अंतस्थ जिनको हम लोग कहते हैं, अंतस्थ चारों ही जो व्यंजन है वो क्या है? अल्प प्राण है। और ये बात भी मैं विशेष बता रहा हूं कि सारे के सारे स्वर है वो क्या है? अल्प प्राण है। लेकिन यहाँ एक बात आपको ध्यान रखनी है कि जब हम लोग स्वरों की बात कर रहे थे, कंपन के आधार पर स्वर क्या थे? घोष थे। वो बात तो फाइनल है, कोई किंतु परंतु नहीं है। लेकिन जब अल्प प्राण और महाप्राण की बात करते हैं, मैंने भले ही यहां पर ये लिखा है कि सारे स्वर क्या है? अल्प प्राण है, लेकिन इस बात को लेकर सारे विद्वान एक राय नहीं है, एक मत नहीं है। फिर भी आधुनिक वर्गीकरण के अनुसार ऐसा मान सकते हैं कि ये किस में आते हैं? अल्प प्राण में। मैं फिर वही टिप्पणी दोहरा रहा हूं कि सारे विद्वान इस बात को लेकर एक राय नहीं है। खैर, हम स्वरों को अलग छोड़ भी दें, केवल व्यंजनों की बात करें तो वर्गों के तीसरे, चौथे, पांचवें वर्ण और य, र, ल, व ये क्या है? अल्प प्राण है। तो अल्प प्राण कितने हो जाते हैं? ये 3 जब लिए तो 3 × 5 15, और ये 4 कितने हो गए? 19। अभी मैंने 30 क्यों लिख दिया? क्योंकि सारे स्वरों को हमने अल्प प्राण मान लिया। तो 19 और 11 कितने हो गए? 30। और पीछे 44 में कितने बचते हैं? 14। और वो 14 क्या है? महाप्राण है। याद रखना बात को, क्या है? महाप्राण है। कौन कौन से वर्ण हो जाएंगे? बाकी जो बच गए वो हमने पहला, तीसरा, पांचवा उधर लिख दिया, तो बचा कौन सा? दूसरा और चौथा। तो प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण क्या है? महाप्राण है। और उसके अलावा 4 कौन से बचे? ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन चारों ही क्या है? महाप्राण है। तो ये 14। अब आप देख लो, एक तो उधर घोष और अघोष में से मैंने कहा आप अघोष को याद कर लीजिए, और अघोष को आपने याद कर लिया। कौन कौन से थे? पहला, दूसरा वर्ण, और उसके बाद स, 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 वो 3। तो 10 और 3 13, बस उतना ही थे उधर। तो 13 वो उधर कर लो आप लोग, किसमें? अघोष में। और बाकी जो बच गए वो सारे क्या है? घोष में। यहां अगर बात कर लें, आपको जो ठीक लगे वो याद कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। भले इसको याद कर लो आप लोग, वर्गों के दूसरे और चौथे, दूसरे और चौथे। तो दूसरा, चौथा कितना बन गया? 24। इसको आप लोग कॉर्ड वर्ड के रूप में अगर याद करना चाहो ना, तो एक तरीका और है। हम लोग देख रहे थे कि वहां पहले हमने बात की अघोष की, तो अघोष में कौन से वर्ण थे? पहला और दूसरा। आंकड़ा क्या बना? 12। महाप्राण की बात कर रहे हैं तो कौन सा वर्ण है? दूसरा और चौथा। संख्या क्या बनती है? 24। ये कोई ट्रिक नहीं है, मैं ट्रिक की बात करता ही नहीं हूं। फिर भी आप लोगों को अगर याद करने का एक तरीका हो तो ऐसे कह सकते हैं कि महाप्राण जो है वो 2 गुणा अघोष है। इस वाक्य को आप लोग याद कर सकते हो कि महाप्राण जो है वो अघोष का दुगुना है। कैसे दुगुना हुआ? कि अघोष में पहले वर्गीय जो 25 व्यंजन है उनको आप सेट करो, बाकी स्वरों की समस्या है ही नहीं। स्वर तो सारे क्या है? अल्प प्राण है, और स्वर सारे क्या है? घोष हैं। तो स्वरों की बात तो खत्म हो गई, केवल व्यंजनों की बात कर रहे हैं। व्यंजनों में 25 व्यंजनों की अगर बात करें, वर्गीय व्यंजनों की बात करें, तो इस फॉर्मूले को आप याद कर लेना। कैसे? महाप्राण में कौन से अंक है? वर्ग है, वर्ण है, दूसरा और चौथा, और उधर कौन से हैं? पहला और दूसरा। और 12 दूनी क्या होता है? 24। तो वर्गीय व्यंजन तो आपको इस प्रकार याद हो जाएंगे कि महाप्राण कौन से हुए? 24। तो पीछे कौन सा बचा? पीछे कौन सा बचा? सॉरी, ये मैंने आंकड़ा गलत लिख दिया था, माफी चाहूंगा। या पहला, तीसरा और पांचवा है, तो 135 लिख सकते हैं। खैर, उसको छोड़िए आप लोग, आप 2 चीजों को याद कर लीजिए। कौन कौन से को? एक तो अघोष को, और एक कौन सा कर लो? महाप्राण। महाप्राण याद कर लो, पीछे बचेंगे वो अल्पप्राण रह जाएंगे। अघोष को याद कर लो, पीछे जो बचेगा वो घोष रह जाएगा। और अघोष और महाप्राण को याद करने का, वर्गीय व्यंजनों को याद करने का तरीका यह हो सकता है कि महाप्राण अघोष का दुगुना है। इसका मतलब यह है कि अघोष 12 है और महाप्राण क्या है? 24 है। कोई समस्या नहीं। पहला, दूसरा अल्पप्राण अघोष हो गया, और दूसरा तो क्या हो गया? महाप्राण। पीछे बचेंगे वो दिमाग में सेट कर लेंगे। रही बात य, र, ल, व, स, स, सह, अंतस्थ और ऊष्म की, तो याद रखना इस बात को, अंतस्थ तो चारों ही क्या है?
अल्प प्राण है, और उसमें चारों ही क्या है, महाप्राण है। और उधर जब बात की हमने तो यर अलावा ये पूरे क्या है, कोश हैं। तो अंतस्थ के बारे में आप लोग एक बात दिमाग में फीड कर लो कि अंतस्थ जो है वो क्या है, घोष हैं और क्या है, अल्प प्राण है। घोष और अल्प प्राण है। ये बात किसकी पूरी हो गई, वर्गीय व्यंजनों के लिए वो सूत्र याद कर लेना। अंतस्थ के यर अलावा के लिए बात करें तो वो सारे क्या है, घोष हैं और सारे अल्प प्राण हैं। और स ये तीन जो हैं, ये तीन क्या है, अघोष है और महाप्राण है। एक ह एकमात्र ऐसा बचता है, ह एकमात्र ऐसा वर्ण है जो क्या है, महाप्राण है और घोष है। महाप्राण और घोष है। इस प्रकार आप उसको बैठ करके थोड़ा दिमाग में आपको इसको बिठाना पड़ेगा, नहीं तो परीक्षा के समय भूलने की संभावना है। मैं जो ट्रिक बता रहा हूं चाहो तो उसके अकॉर्डिंग याद करो, चाहे आप लोग अपने मन से भी इसका कोई ट्रिक बनाकर याद कर सकते हो। मैं ट्रिक इसलिए बता रहा हूं कि इनको कंपन और श्वास मात्रा के आधार पर अभ्यास करके हम लोग उतना इसको ठीक से नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हमारी उतनी क्षमता नहीं है। इसलिए इसको परीक्षा की दृष्टि से याद करना ठीक रहेगा। ठीक है दोस्तों, बात करते हैं अगली। तो ये हो गया कंपन के आधार पर घोष और अघोष, और श्वास वायु के आधार पर अल्प प्राण और महाप्राण का बंटवारा। अगली बात सबसे महत्वपूर्ण है, व्यंजनों की नहीं, मैं पूरी वर्णमाला की बात कर रहा हूं। यह बात तो मैं लिखा तो मैंने व्यंजनों की है, लेकिन यहां आज जो बात हो रही है उन वो स्वरों की भी साथ में हो रही है। हमने अल्प प्राण महाप्राण की बात की, घोष अघोष की बात की, हमने स्वरों की बात साथ में की। अब यह महत्वपूर्ण बात है, वो क्या है, उच्चारण स्थान। उच्चारण स्थान के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण। और मैं ये कह रहा हूं व्यंजनों का नहीं, पूरे वर्णों का वर्गीकरण। हालांकि उच्चारण स्थान के आधार पर स्वरों के वर्गीकरण की बात हम लोग पहले कर चुके हैं, फिर भी मैं इसको साथ में इसलिए जोड़ रहा हूं कि पूरी व्यंजना, पूरी जो वर्णमाला है उसका पूरा जो वर्गीकरण है वो एक साथ आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। अभी मैंने स्क्रीन पर जितना लिखा है इसको अगर आप ठीक से समझ लोगे तो पूरी वर्णमाला अ से लेकर जितने भी वर्णमाला है उस पूरी का उच्चारण स्थान के आधार पर वर्गीकरण से जुड़े जितने भी प्रश्न आएंगे, आपका एक भी प्रश्न गलत होने की संभावना नहीं है, क्योंकि इसके बाहर कुछ बचता ही नहीं है। लेकिन जो जो बातें महत्वपूर्ण है वो बता रहा हूं, केवल रटने से काम चलेगा नहीं और रट भी नहीं पाओगे। इसको आप समझना बात को ठीक से। कैसे, पहले तो आप लोग नाम सुन लीजिए। इधर मैंने उच्चारण स्थानों के नाम लिखे हैं। उच्चारण स्थानों के नाम लिखे कौन से, कंठे, काकल्य, तालव्य, मूर्धन्य, दंत्य, वर्त्स्य, औष्ठ्य, नासिक्य, कंठ तालव्य। दो इधर हैं, दंतोष्ठ्य और जिह्वा मूल्य। एक तो इनको नाम सुनना बात को मेरी को। एक उच्चारण स्थान, जैसे हम लोग बात कर रहे हैं कंठे की, तो उच्चारण स्थान क्या हुआ, कंठ। मैं दोबारा नाम बोल रहा हूं, जानना, कंठ या क्या है, काकल। काकल क्या होता है मालूम है आपको, कंठ तो हमारा यहां होता है, काकल क्या है मालूम है आपको। आपने कभी अपने गले के अंदर ध्यान से अगर कभी देखा हो तो एक छोटा सा भाग होता है जिसको छोटी जीभ भी हम लोग कह सकते हैं, अलिजिह्वा, अलिजिह्वीय। यह शब्द कहीं लिखा मिल सकता है आपको किसी किताब में, तो उसको छोटी जीभ के नाम से भी जानते हैं। उसको हिंदी में क्या कहते हैं, काकल कहते हैं। इसके बाद आता है तालु। तालु यहां ऊपर का भाग होता है, यह क्या है, मूर्धा। यह क्या है, दंत। फिर है वर्ष, फिर क्या है, ओष्ठ, फिर क्या है, नासिक्य। मैं सारों की बात कर रहा हूं। सबसे नीचे जब हम लोग बात करेंगे ना, यह शब्द है जिह्वा मूल। आपकी जीभ का जो मूल है, मूल का मतलब जीभ जहां से शुरू हुई है वो जिह्वा का मूल है, वो सबसे पहले आता है। उसके बाद क्या आता है, ये कंठ आता है, फिर काकल आता है, उसके बाद तालु, उसके बाद मूर्धा, मूर्धा के बाद दंत, और दंत के बाद ओष्ठ। और ओष्ठ की जब हम लोग बात करते हैं तब क्या हो जाता है, तब सारा कुछ बाहर आ जाता है। इसलिए इनको क्रम से याद रखिए। कंठ 5 मुख्य हैं, जानना, कंठ, तालु, मूर्धा, दंत और ओष्ठ। कंठ, तालु, मूर्धा, दंत और ओष्ठ, ये 5 मुख्य हैं, क्योंकि ज्यादातर का वर्गीकरण इन 5 में कंप्लीट हो जाता है। शेष जो बातें बचती हैं उनको हम लोग अलग से बात करेंगे। एक तो वर्गीय व्यंजनों की बात करें तो 5 वर्गों की याद करना, क, च, ट, त और प। ये कितने वर्ण हो जाते हैं, 25 वर्ण, जिनको हम लोग वर्गीय व्यंजन कहते हैं। इनका उच्चारण बहुत आसान है। वर्णमाला हिंदी की बहुत वैज्ञानिक है। उसके जब हम लोग वर्णमाला के क्रम की बात करते हैं तो जिस क्रम से लिखा गया उसके पीछे कोई न कोई रीजन है, कोई न कोई तर्क है। क्या तर्क है, क वर्ग जो पूरा है वो क्या है, कंठ से उच्चारित होता है। क वर्ग किससे होता है, कंठ से। च वर्ग किससे होता है, तालु से। ट वर्ग किससे होता है, मूर्धा से।
त वर्ग किससे होता है? दंत। और प वर्ग किससे होता है? ओष्ठ। ये 5 तो याद कर लीजिए, 5 उच्चारण स्थान, कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ। तो क वर्ग किस में आ गया? कंठे में। च वर्ग क्रम से क कंठे, च तालव्य, ट मूर्धन्य, त दंत्य और प वर्ग ओष्ठ्य। आप इसको बोल के भी देख सकते हैं। आप बोलिए क क क क। आज जब क बोलते हैं तो यहां से उच्चारण होता है इसका। फिर आप बोलते हैं च, तो जीभ ऊपर जो तालु का जो भाग है उसको स्पर्श कर रही है। उसके बाद ट, ट तालु से भी थोड़ा आगे बढ़ते हैं दांतों की तरफ, वहां क्या आता है? मूर्धा। और फिर बोलते हैं आप लोग त, त बोल के देखिए आप लोग, त थ द ध न। क्या हो रहा है? जीभ आपकी किसको स्पर्श कर रही है? दांतों को। तो त वर्ग पूरा क्या हो गया? दंत्य। फिर बोलते हैं प फ ब भ म। क्या हो रहा है? आपके दोनों जो ओष्ठ हैं वो आपस में क्या हो रहे हैं? स्पर्श कर रहे हैं, इसलिए उनको क्या कहते हैं? ओष्ठ्य। आप इनको रटने की जरूरत नहीं। क कंठ्य, च तालव्य, ट मूर्धन्य, त दंत्य और प ओष्ठ्य। तो 25 व्यंजनों का वर्गीकरण तो पूरा हो गया। पीछे क्या बचता? कुछ नहीं बचता। तो इन 25 को तो आप लोग ट्रिक में और बोल करके अभ्यास करके याद कर लीजिए। तरीका एक ही है, वर्णमाला की 5 लाइनें आपको क्रम से याद है, क च ट त प। अब आपको उच्चारण स्थान याद करने हैं 5, कंठ, तालु, मूर्धा, दंत और ओष्ठ। तो ये 5 जो वर्ग थे, ये 5 स्थान तो इनके क्या हो गए? फिक्स हो गए। तो इनकी बात लिख रहा हूं, ध्यान देना मेरी बात पे। ये मैंने लिख दिया, ये क ख ग घ ङ। मैं पहले व्यंजनों की बात करूंगा, बाद में स्वरों की बात करूंगा। मैं पहले 44 की बात करूंगा, बाद में बाद वाली बात करूंगा। तो क ख ग घ ङ, ये कौन सा वर्ग हुआ? क वर्ग। और क वर्ग के 5 अक्षर किस में आ गए? कंठे में। उसके बाद आते हैं च वर्ग। ये च छ ज झ य किस में आ गया? तालु, तालव्य। मैंने पहले बता दिया, याद कर लेना इसको, कोई शक नहीं है इसमें। और फिर आता है ट वर्ग, ट ठ ड ढ और ण किस में आ गए? मूर्धन्य। फिर आता है त वर्ग, त थ द द। यहां थोड़ा एक लफड़ा है, लेकिन बात बाद में करूंगा। एक बार आप ये मान के चलिए कि त वर्ग पूरा ही क्या है? दंत्य है। और फिर आता है प वर्ग, ये प फ ब भ म, ये क्या हो गए? 5 ओष्ठ्य। बताओ, कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ। 5 को क्रम से याद कर लो। और वर्णमाला का क्रम आपको पता है, पहली क वर्ग कंठ्य, च वर्ग तालव्य, ट वर्ग मूर्धन्य, त वर्ग दंत्य और प वर्ग ओष्ठ्य। इन 25 का वर्गीकरण तो आपको कंठस्थ हो जाना चाहिए, चाहे अभ्यास करके करो चाहे कैसे भी करो। अब बाकी वाली हम लोग जब बात करेंगे तो क्या क्या दिक्कत है बता रहा हूं आपको, सारी बातें ठीक हो जाएगी। क्या बचता है? पीछे सुनिए बात को। अगला, हाँ, इसके बाद क्या बचा? मैंने एक चीज लिखी, नासिक्य। नासिक्य की बात हम लोग पहले भी कर चुके हैं जब अनुस्वार की बात कर रहे थे। जिनका उच्चारण किससे होता है? नासिका से होता है, नाक से होता है, वो नासिक्य हैं। तो ये भी बहुत आसान है। ये 5 अक्षर, 5 कौन से भाई? देखो, एक तो मैंने लिखा क्या? अंग। ये अंग तो क्या है? अनुस्वार है। जब वर्णमाला लिखते हैं अ आ ई उ ऊ री, ए आई ओ औ, और उसके बाद क्या लिखते हैं? अंग लिखते हैं। तो वो अंग तो क्या है? अनुस्वार है ही। तो अनुस्वार का उच्चारण तो नासिका है ही, हम लोग बात पहले भी कर चुके हैं। और 5 वर्गों के जो लास्ट वाले 5 अक्षर है, जिनको हम लोग पंचमाक्षर या पंचम वर्ण कहते हैं, उच्चारण जिनका क्रमशः मैं बहुत बार करवा चुका हूं, ङ, य, ण, न और म। ये 5 ही वर्गों के अंतिम 5 अक्षर हैं और इनको किस में रखा गया है? नासिक्य। तो नासिक्य में कौन कौन हो गए? एक तो अंग जो अनुस्वार है ही, और उसके बाद ये 5 वर्गों के लास्ट वाले अक्षर, ये किस में आते हैं? नासिक्य में आते हैं। अब दिक्कत क्या पैदा हुई? सुनिए बात को मेरी को। ये जो 5 अक्षर है ना, ङ, य, ण, न, म, ये पहले भी आ चुके हैं। देखिए आप लोग, ङ यहां आ गया, ये यहां आ गया, ये न आ गया, ये न आ गया और ये म आ गया। अब आपके दिमाग में ये हो रहा है कि मैंने इन 5 को पहले तो ऊपर लिख दिया, फिर यहां लिख दिया। जैसे ङ किसमें लिखा? कंठे में। य किसमें लिखा? तालव्य में। क्योंकि हमने कहा कि क कंठे, च तालव्य, ट मूर्धन्य, त दंत्य और प ओष्ठ्य होता है। तो पूरे वर्ग की जब बात की तो 5 उसमें आ गए, लेकिन इन 5 को दोबारा हम लिख रहे हैं क्या? नासिक्य। इस बात को ठीक से सुनना, ये जो वर्ण है 5, इनका उच्चारण है वो दो जगह से होता है। इनका उच्चारण मूल स्थान से तो होता ही है, लेकिन उसके साथ साथ किसका प्रयोग होता है? नाक का प्रयोग भी होता है। ध्यान देना, जब आप लोग न बोलेंगे तो कंठ की जरूरत तो पड़ेगी, बिना कंठ के उच्चारण नहीं हो सकता, क्योंकि वो क वर्ग में आता है। तो इसका न का उच्चारण है वो कंठ के साथ नासिका, इसका तालु के साथ नासिका, ण का मूर्धा के साथ नासिका और न का दंत के साथ नासिका। बोलते हैं न
न। बोलो जीभ तो दांत को स्पर्श कर रही है तो न तो आएगा ही उसमें, लेकिन साथ में नाक का प्रयोग भी हो रहा है। म म म म म क्या हो रहा है, ओष्ठ स्पर्श कर रहे हैं और नाक का प्रयोग हो रहा है। अब इसमें आपको परीक्षा में प्रश्न कैसे आएगा, सुनना मेरी बात को। इन पांचों में से आपको किसी का उच्चारण स्थान पूछते हैं। मान लीजिए आपको पूछ लिया कि ऋण का उच्चारण स्थान क्या है, ऋण का उच्चारण स्थान क्या है, यह प्रश्न आप पूछते हैं। मैं पहले भी बहुत बार कह चुका हूं कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के अंदर आप जब प्रश्न का उत्तर देते हैं तो विकल्पों पर पूरा ध्यान रखना है, सीधी कोई बात नहीं लिखनी। इसलिए ऋण का जब उच्चारण स्थान की जब बात करेंगे तो क्या होगा, ऋण का उच्चारण ऋण कौन से वर्ग में आता है, ट वर्ग में। अब मैंने बताया कि ट वर्ग का उच्चारण स्थान क्या है, मूर्धा है, इसलिए उनको क्या कहते हैं, मूर्धन्य कहते हैं। लेकिन वहां अगर मूर्धन्य या मूर्धा ऑप्शन है तो मूर्धा सही है, नासिका है तो नासिका भी सही है, और दोनों ही है तो क्या होगा। मैं पहली बात तो ये कह रहा हूं कि दोनों ऑप्शन आपको देने की संभावना कम है। यदि नासिका ऑप्शन नहीं दिया, वहां पर इन पांचों की बात कर रहा हूं, यदि इनका उच्चारण स्थान पूछते हैं वहां ऑप्शन नासिका नहीं है तो फिर उनमें से क्या दिया, कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ, उनमें से दिया जाएगा। तब उसमें से जो उसके वर्ग में आता है उसको सही मान लो। लेकिन नासिका दिया हुआ है, नासिका सही मानना है। अगर वो मूल स्थान, जैसे मान लीजिए ऋण की बात कर रहे हैं, वह मूर्धा ऑप्शन भी दिया हुआ है और नासिका भी दिया हुआ है, तो आपको किसको सही मानना है, नासिका को सही मानना है। मूलतः भले ही इनका उच्चारण कहीं से होता हो, लेकिन नासिका वो ऑप्शन अगर कहीं दिया होता है तो आपको नासिका को सही मानना है। नासिका ऑप्शन नहीं है तो फिर कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ, वो जो पांच हैं उसके अनुसार वो जिस वर्ग में आते हैं वही उसका उच्चारण स्थान होगा। मुझे लगता है ये बात आपके समझ में आई होगी। इन कंफ्यूजन्स का मेरे पास इलाज नहीं है, ना आपके पास है ना किसी और के पास है। मैं सबका विश्लेषण बता रहा हूं, परीक्षा में प्रश्न किस तरह आएगा और क्या उत्तर लिखना है। अगली बात करते हैं। तो क्या हो गया भैया, 25 जो वर्गीय व्यंजन है, क, च, ट, त, प, पूरा हो गया कि नहीं हो गया, कोई पीछे नहीं बचा। अब बात करते हैं किसकी, य, र, ल, व की। उसके बाद अंतस्थ की बात आती है। अंतस्थ की बात करें तो इसको याद करना, आप लोग ध्यान देना। यहां मैंने लिखा है य, यहां मैंने लिखा है र, ये ल दो जगह आ गया खैर इसको, और वह यहां आ गया। ये मैं चारों का गोला बना रहा हूं, ये ल यहां भी आ रहा है और ल यहां भी आ रहा है, ये भी एक लफड़ा है, बात करूंगा मैं भी आपके। तो यह किस में आएगा, तालव्य में। मैं चारों को क्रमशः बता रहा हूं, य, र, ल और व। इधर आ जाता है स, इस व और ह को आप अलग छोड़ दो, व और ह को अलग छोड़ दो। इन दोनों को देखेंगे ना, य और स, इनकी दोनों की जोड़ी है य और स। मेरी बात सुनो, अंतस्थ भी चार है और उसमें भी चार है, य र ल व स स ह। तो पहले का जोड़ा बना लो। य और स है, ये किस में आएंगे, तालव्य में। किस में आएंगे, य और स जो है वो किस में आएंगे, तालव्य में। र और स तालव्य शुरू करेंगे, अगला क्या आता है, मूर्धा, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, मूर्धा। इन तीनों की बात करें किस में आएगा, दंत में। तो हमने लिखा है, देखिए आप लोग, य और स किस में आ रहे हैं, तालव्य में। र और स किस में आ रहे हैं, मूर्धन्य में। फिर ल और स की हम लोग जो बात कर रहे हैं, ये ल और स दो जगह आ रहे हैं। खैर इसको आप एक बार तो ये मानिए कि य और स तालव्य है, र और स मूर्धन्य है, ल और स दंत्य हैं। स तीन प्रकार के हैं, ठीक से याद कर लेना। पहला जो स है वो तालव्य है, दूसरा है वो मूर्धन्य है, और तीसरा है वो कौन सा है, दंत्य है। इनको हम लोग जब अलग अलग उच्चारण नहीं कर पाते हैं तो हम लोग कई बार कहते हैं कि ये स संकर वाला है, छ छटकौन वाला है, और इस स को स सड़क वाला है। लेकिन आपको इस तरह याद करना है कि पहला स तालव्य है, दूसरा मूर्धन्य है और तीसरा दंत्य है। ठीक है, तो इन चार छ की बात हो गई। य और स तालव्य, र और स मूर्धन्य, ल और स दंत्य, और पीछे बचा व और ह। तो व का मामला अलग है। व का जब आप उच्चारण करते हैं वो दंतोष्ठ है। दंतोष्ठ मतलब दंत और ओष्ठ। आप बोलिए व व व व का उच्चारण करते हैं, होठ भी मिल रहे हैं और जीभ दांतों को भी स्पर्श कर रही है, इसलिए क्या कहते हैं इसको, दंतोष्ठ। व व व ठीक उच्चारण करिए इसका आप लोग। ये व किस में आता है, दंतोष्ठ में, ध्यान देना। वह किस में आता है, दंतोष्ठ में। बाकी वालों की बात हो गई। अब एक ल और स वाली बात करना, ध्यान देना मेरी बात पे। मैंने इन तीनों को यहां एक कोष्टक में लिखा है। जब हम लोग दंत्य वर्ण की बात कर रहे थे मैंने कहा त वर्ग पूरा क्या है, दंत्य है। लेकिन यहां भी एक पंगा है। पंगा किसका है, मैंने त थ द ध चार लिखे और न को मैंने अलग कोष्टक में लिखा। तो ये तीन वर्ण आपको ठीक से याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन कौन से, न,
ल और स, इनको परंपरागत वर्गीकरण के अनुसार, मैं दोनों बातें बता रहा हूं, परंपरागत वर्गीकरण के अनुसार न, ल और स, इन तीनों को दंत्य ही माना जाता था और आज भी बहुत जगह माना जाता है। लेकिन आधुनिक वर्गीकरण के अनुसार इनको दंत्य न मान करके क्या माना गया? वर्ष्य। वर्ष्य में मूल शब्द क्या है? वर्ष। वर्ष का मतलब होता है मसूड़ा। दांतों के थोड़ा सा ऊपर का जो स्थान है उसको मसूड़ा कहते हैं और वसूड़े को वर्ष कहते हैं। इस आधार पर नया उच्चारण स्थान तय किया गया। ये न, ल, मैंने नासिक की व्यंजनों की जो बात की थी वैसी बात यहां है। न, ल और स, इन तीनों में से नस्ल न, स, ल, इन तीनों का उच्चारण स्थान आप कोई पूछते हैं तो ऑप्शन ठीक से देखने हैं। मूलतः ये क्या है? दंत्य है, लेकिन आधुनिक वर्गीकरण के अनुसार क्या है? वर्च्य है। अब परीक्षा में प्रश्न आता है, इनमें से किसी का उच्चारण स्थान पूछता है, यदि वहां पर आपको दंत्य ऑप्शन दिया हुआ है, ये वर्ष्य ऑप्शन नहीं दिया हुआ है, तो सही किसको मानना है? दंत्य को सही मानना है। यदि वर्ष्य दिया हुआ है अकेला तो वर्ष्य को सही मान लो, और दंत्य और वर्ष्य ये दोनों ही अगर दिए हुए हो तो किसको मानना है? आधुनिक वर्गीकरण को सही मानना है। आधुनिक वर्गीकरण के अनुसार इनका उच्चारण क्या है? वर्ष्य है, इसलिए इनको वर्ष्य में ही मानना है। वही नासिक वाली जो बात थी वो यहां भी आती है। तो न, ल, स, इसमें दंत्य और वर्ष्य दोनों में आता है, इसलिए अंतिम सही क्या है? वर्ष्य है। दोनों आते हैं तो, और वरना दोनों में से जो आता है उसको सही मान सकते हो। अगली बात, ये वह उधर आ गया था और एक बचा ह किस में आ गया? काकल्य। ये काकल्य में तो दो ही है, याद रखना भैया। अनुस्वार यहां आ गया, नासिक में कोई दिक्कत नहीं। और विसर्ग अह, जिसको हम लोग कहते हैं अह विसर्ग, तो विसर्ग और ह इन दोनों की ध्वनि एक जैसी है। हम लोग बोलते हैं ह और एक बोलते हैं ह, ह। जैसे हम लोग इसको लिखते हैं, ये है तो लिखा हुआ तो है, लेकिन इसको पढ़ते क्या हम लोग? है। तो ह और ह, और विसर्ग की ध्वनि भी ऐसी है, अह अह। तो ह, इन दोनों का उच्चारण स्थान क्या है? काकल्य। दो ही हैं, याद कर लेना। काकल्य में दो ही हैं, ह और विसर्ग। ठीक है, अब कौन सा रह गया बताओ आप? पांचों वर्गीय व्यंजन हो गए, 25 व्यंजन पूरे हो गए। य, ल, व पूरा हो गया, स, ह भी पूरा हो गया, अनुस्वार भी आ गया, विसर्ग भी आ गया। अब बचा क्या पीछे मालूम जानना, जिन पर गोला नहीं बना। सुनो बात को, एक तो मैंने कहा था ड और ढ, इन दोनों को ठीक से याद करना। इसमें याद करने में कोई दिक्कत नहीं है। ड और ढ हिंदी के दो नए व्यंजन हैं जिनका उच्चारण मैंने बहुत अच्छी तरह बताया आपको पहले कल, और इनको मैंने कहा था ये कौन से वर्ग में आते हैं? ट वर्ग में आते हैं। मैंने कहा ट वर्ग में वैसे 5 व्यंजन ही होते हैं, लेकिन ड और ढ ये भी उच्चारण स्थान की दृष्टि से किस में आते हैं? ट वर्ग में। तो सीधी बात है, ट वर्ग मूर्धन्य था तो ड और ढ ये दोनों भी क्या है? मूर्धन्य। इसको इतना ही याद रखना कि ट वर्ग में आते हैं, और ट वर्ग का हमें याद है कि मूर्धन्य है, तो इनका उच्चारण स्थान क्या हो गया? मूर्धा। ये क्या हो गए? पूरे। अब कौन बचे? अब कौन बचे? अब बचे कौन? अरबी फारसी के 5 व्यंजन, क, ख, ज, फ। क, ख, ग, ज, फ, जिनके नीचे नुक्ता लगता है उनका उच्चारण बता चुका हूं, उनको भी याद रखना पड़ेगा आपको। जैसे हम लोग एक तो ये ज की बात कर रहे हैं, ये ज तो कहां आ गया भैया? ज तो आ गया वर्ष्य में। न, ल, स, वर्ष्य की बात कर रहे हैं, वहां ज को फिट करना है। और ये फ, एक है फ। ध्यान देना, परीक्षा में कई बार प्रश्न आता है कि फ का उच्चारण स्थान है, कई बार लोग ध्यान से देखते ही नहीं है कि वह नुक्ता था या नहीं था। यदि फ लिखा है, ध्यान देना, फ लिखा है, फ में नुक्ता नहीं है, तब तो वो प वर्ग वाला है और औष्ठ्य है। लेकिन नुक्ता लगा है तो वो अरबी फारसी का है, इसलिए फ किस में आता है? व के साथ, दंतोष्ठ्य। बोलो आप इसको, व, फ। एक होता है फ, 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 फ तो क्या है? औष्ठ्य, लेकिन फ दंतोष्ठ्य, दंत और ओष्ठ दोनों का प्रयोग होता है। तो व और फ किस में आ गए? दंतोष्ठ्य। और लास्ट में 3 बचे जो क, ख और ग। अरबी फारसी की बात करें, क, ख, इसको बोलते हैं क्या है मालूम है? क, ख, ग। क, ख, ग। एक होता है क और एक होता है क। ख, ख, ग, ग। तो क, ख, ग नुक्ता वाले तीनों ये किस में आते हैं? जीवा मूलीय। लेकिन बिना नुक्ता वाले किस में आते हैं? कंठे में। फ तो नुक्ता वाला किस में आता है? दंतोष्ठ्य में। बिना नुक्ते वाला फ किस में आता है? ओष्ठ्य में। ज की बात करते हैं, ज नुक्ते वाला किस में आता है? वर्ष्य में। जबकि बिना नुक्ते वाला किस में आता है? च वर्ग में आता है, तालव्य में आता है। बताइए, वर्गीय व्यंजन पूरे हो गए,
अंतस्थ हो गए, उष्म हो गए, ड और ढ भी हो गए, और अरबी फारसी के पांचों व्यंजन भी क्या हो गए, पूरे हो गए। तो व्यंजनों के वर्गीकरण की बात तो पूरी हो गई। पीछे क्या बचा, स्वर। हालांकि स्वरों का उच्चारण स्थान के आधार पर वर्गीकरण मैं पहले ही आपको बता चुका हूं, फिर भी मैंने यहां साथ में उसके लिख दिया है ताकि कोई पीछे नहीं रहे। पूरी वर्णमाला की बात एक ही स्क्रीन पर आपको दिखे। तो याद रखना इसको, अ आ ओ, ये तीन मैंने यहां लिखे हैं। अ आ ओ, ये तीनों तो किस में आता है, कंठे में। तो शुरू करना किससे, कंठ से। फिर लगातार याद करना है, ई और ई किस में आते हैं, तालव्य में। फिर आता है ये री किस में आता है, मूर्धन्य में। फिर आते हैं ऊ और ऊ, इनको तो बताया था मैंने आपको, ये वृत्ताकार स्वर है ऊ। तो अपने आप होठ के आधार पर याद हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ऊ और ऊ, तो अ आ ओ कंठे, ई तालव्य, री किसमें, मूर्धन्य में, और ऊ ओष्ठ है। इसके बाद चार बच्चे ए आई और ओ आऊ। हालांकि बता चुका हूं पहले भी, फिर भी देख लीजिए आप लोग। ए आई क्या है, कंठ तालव्य। क्या है, कंठ तालव्य। ए और आई क्या है, कंठ तालव्य, और ये क्या है, कंठ ओष्ठ। यहां थोड़ा दब गया मामला, लेकिन ये ओ और औ क्या है, कंठ ओष्ठ है। क्यों, इसका विश्लेषण बताया था मैंने आपको। ए का विश्लेषण क्या होता है, अधन ई, और अ का उच्चारण क्या है, कंठ, और ई का क्या है, तालु। इसलिए क्या हो गया, कंठ और तालु, मतलब कंठ तालव्य, या इसको तालु कंठे भी कह सकते हैं। और ओ का उच्चारण स्थान क्या है, कंठोष्ठ्य। कंठोष्ठ्य क्यों कहते हैं, क्योंकि इसका विश्लेषण क्या है, अधन उ। तो अ का उच्चारण स्थान कंठ और उ का क्या है, ओष्ठ। तो कंठ और ओष्ठ, इसको कह सकते हैं कंठोष्ठ्य या कह सकते हैं ओष्ठ कंठे, कुछ भी कहते हैं हम लोग, ज्यादा कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये हो गया पूरा। तो ये जो स्क्रीन है, इसमें पांचों वर्गीय व्यंजनों की बात, अंतस्थ की बात, ऊष्म की बात, गृहीत स्वर ओ की बात हो गई, गृहीत व्यंजन 5 थे उनकी बात हो गई अरबी फारसी वाले की, और ड़ और ढ जो नए व्यंजन है उनकी बात भी हो गई, और सारे स्वरों की बात हो गई। मैं ये कह सकता हूं कि इस स्क्रीन पर पूरी वर्णमाला का उच्चारण स्थान के आधार पर वर्गीकरण है। बहुत बार परीक्षा प्रश्न पूछा जाता है, परीक्षा वर्णमाला से नहीं पूछेगा, लेकिन जब संधि की बात आएगी हम लोग कहेंगे मूर्धन्य आ गया, दंत्य आ गया, ऐसी बात करेंगे। जब हमें आपको याद ही नहीं होगा कि कौन सा मूर्धन्य कौन सा दंत्य, तो आपको बहुत दिक्कत आएगी। तो मैं समझता हूं ये उच्चारण स्थान के आधार पर जो वर्गीकरण की बात है आप समझ गए होंगे। बस छोटी सी बात, एक आगे चलते हैं हम लोग, उसकी बात कर लेते हैं। मैं पूरी वर्णमाला के अंतिम दौर में चल रहा हूं, हो सकता है कुछ बातें छूट गई होगी, जो बातें छूटेगी उनको हम लोग छोटे छोटे वीडियो बना करके आप तक पहुंचाएंगे। एक भी बात ऐसी नहीं रखेंगे जो बात आप तक नहीं पहुंचे। चलिए अगली बात, एक आता है द्वित्व। प्रश्न परीक्षा बहुत बार आते हैं कि निम्न में से कौन सा शब्द है वो द्वित्व युक्त है, और या कौन सा द्वित्व युक्त नहीं है। द्वित्व का मतलब होता है दो, क्या होता है, दो। द्वित्व किसको कहते हैं, ध्यान देना, मैंने लिखा दो समान व्यंजन लगातार आते हैं, दो एक समान व्यंजन, ज हो, च हो, ट हो, कोई भी हो, दो समान व्यंजन अगर लगातार आते हैं तो वो द्वित्व है। और एक है संयुक्त अक्षर। संयुक्त अक्षरों की बात तो हम पहले बहुत कर चुके हैं। मैंने कहा 4 संयुक्त अक्षर है, क्ष, त्र, ज्ञ और स्र, लेकिन उसके अलावा भी मैंने बहुत सारे संयुक्त अक्षर बताए थे। हालांकि उनको संयुक्त अक्षरों की गिनती में तो नहीं लेते, लेकिन संयुक्त अक्षर तो उनको भी मानना पड़ता है। इसलिए नहीं मानते, वो बात मैंने कल अच्छी तरह कर ली कि उनका अलग से कोई लिपि चिन्ह निर्धारित नहीं हुआ है, उनको दो तरह से लिखा जा सकता है। लेकिन यहाँ दो बात समझना है, द्वित्व क्या है और संयुक्त अक्षर क्या है। द्वित्व में तो क्या होता है, दो समान व्यंजन लगातार आते हैं, जबकि संयुक्त अक्षर में क्या होता है, दो असमान व्यंजन लगातार आते हैं। अब लगातार आने का क्या मतलब हुआ, लगातार आने का मतलब बताऊं कि दो व्यंजन लगातार कब आते हैं, दो समान व्यंजन हो चाहे असमान व्यंजन हो, लगातार आने का मतलब मैंने यहाँ एक कोष्टक में लिखा है कि बीच में क्या नहीं होता, उनके स्वर। जब दो व्यंजनों के बीच में स्वर नहीं आए तब आप समझ लेना कि वो दोनों व्यंजन क्या है, लगातार है। और ऐसा तब होता है जब पहला अक्षर क्या होता है, पहला व्यंजन क्या होता है, आधा होता है, या स्वर रहित होता है, यानी हलंत लगा होता है, या उसके पीछे का डंडा हटा करके उसको आधा कर दिया जाता है। बहुत सारे तरीके हैं। तो जैसे उदाहरण लिखे मैंने, ध्यान देना, कच्चा, बताओ च 2 बार आ रहा है, कच्चा, ये च आधा है, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, ये च के हलंत लगा दो और चा, इसका मूल रूप ये है कच्चा। बताओ क्या हुआ, इस च और इस च तो लगातार आगे, बीच में स्वर है क्या, नहीं है। क्यों, क्योंकि च आधा है और आधा है मतलब स्वर है ही नहीं। वही बात यहां है, सज्जन,
उद्देश्य, उद्देश्य को हम लोग कई बार इस प्रकार भी लिखते हैं, ये यहां दो द है, चाहे ऐसा कर दें चाहे द हलंत लगा के दे कर दें, तो उद्देश्य तो दो द आगे, दो ज आगे, दो च आगे, तो दो समान व्यंजन लगातार आ रहे हैं और इनके बीच में कोई स्वर नहीं है, तो इन शब्दों को हम लोग क्या कहेंगे, ये जो तीन शब्द है वो क्या है, द्वित्व है। क्या है, इनमें क्या है, द्वित्व है। संयुक्त अक्षर में क्या है, मैं उदाहरण लिखे मैंने, कष्ट, दो व्यंजन लगातार आ रहे हैं, स आधा है तो व्यंजन आया ही नहीं, और स के पास क्या आ गया, ट आ गया। या अग्नि, ग और न, या काव्य, व और य, यहां दो आ गए स्पष्ट, स और प, और ये स और ट। एक अक्षर आधा व्यंजन आए, एक पूरा आ जाए, समझना लगातार आगे, तो समान है तो द्वित्व है, और असमान है तो क्या है, संयुक्ताक्षर हैं। ये सभी क्या है, संयुक्ताक्षर। तो संयुक्ताक्षर और द्वित्व, इनकी पहचान भी हो जानी चाहिए, कई बार पूछ सकते हैं इनमें से सामान्य प्रश्न। और लास्ट बात, एक र व्यंजन है, उस र के तीन रूप होते हैं। एक तो र का मूल रूप होता है साहब, हम लोग लिखते हैं रमन, किसी का नाम लिख दिया रमन, तो ये तो एक र है ना, र, ये तो साधारण र है, जिस रूप में हम लोग वर्णमाला में लिखते हैं वैसा उपयोग हो गया। हमने लिखा राम, तो ये तो र सामान्य है। इसके अलावा र तीन रूपों में प्रयोग में आता है, कुल मिला के चार रूप कह सकते हैं। एक तो ये हो गया, बाकी ये हो गए। इनको आप ठीक समझना, कई बार परीक्षा में बहुत दिक्कत आती है। जैसे ये उदाहरण लिखे मैंने, इसको कहते हैं पदेन्द्र। ये जो र प्रयोग हुआ है ना, इस र को क्या कहते हैं, पदेन्द्र। और इसको क्या कहते हैं हम लोग, रेफ र, रेफ। एक है पदेन और एक है रेफ। पदेन का मतलब होता है पैरों में, और रेफ का मतलब जो ऊपर चढ़ता है। तो ये लिखा मैंने क्रम, इसको पढ़ेंगे क्या जानना, कई बार बच्चे पढ़ने में गलती करते हैं। क्या पढ़ते हैं इसको, क्रम, इसको क्या पढ़ते हैं, प्रण, भ्रम, श्रम, क्रम, प्रण, भ्रम, श्रम। अब इनमें हम लोग कई बार दिक्कत ये करते हैं कि हमें लगता है कि यार क पूरा है, प पूरा है, भ पूरा है, स पूरा है। नहीं पूरा है, देखने में भले ही प पूरा दिख रहा है, लेकिन जो र नीचे लगता है, जो र किसी वर्ण के नीचे लगता है, बात मैं कल भी करी है, र की जरूरत नहीं है, कोई भी वर्ण हो, कोई भी वर्ण हो। हमने कल लिखा था द्वारा, बताओ वह नीचे आ रहा है कि नहीं आ रहा है, लेकिन वह पूरा है, द क्या है, आधा है। कोई भी वर्ण जो नीचे आता है वो पूरा होता है। तो यहाँ र जो नीचे लगा हुआ है, क के नीचे र लगा, प के नीचे र लगा, ये र क्या है, पूरा है। अर्थात इसको हम लिखेंगे ना तो ऐसे लिखेंगे, ये क तो है आधा हलंत, और फिर र, और फिर क्या है, म। लेकिन हम लोग क्रम को सामान्यतः ऐसा लिखते नहीं है, इस रूप में ही लिखते हैं। प्रण को लिखेंगे तो प हलंत, र और ऋण, प्रण। क्रम, प्रण, भ्रम, श्रम। याद क्या रखना है, जो र नीचे होता है वो पूरा होता है, स्वर रहित, स्वर सहित होता है। और जो अक्षर पूरा जिसके नीचे लगा हुआ है वो स्वर क्या होता है, आधा या स्वर रहित होता है। एक ये होता है रेफ र, जिसको हम लोग कहते हैं, ये र क्या है, आधा है। जो र ऊपर की तरफ लगता है ऐसे, इस कर्म को हम लोग लिख सकते हैं ऐसे, क र हलंत और म, क र हलंत और म। क्या पढ़ेंगे इसको हम लोग, कर्म। मैंने दो शब्द लिखे, ये इसको पढ़ते हैं क्रम, क्रम, इसको पढ़ते हैं कर्म, कई इसको पढ़ते हैं कर्म, कर्म, कर्म नहीं, कर्म, कर्म। इसको क्या पढ़ेंगे, धर्म, शर्म, कर्म, धर्म, शर्म। क्या हो रहा है इसमें, र आधा है, इसलिए ये ऊपर वाला र तो आधा है और नीचे वाला अक्षर जिसके ऊपर लगता है वो पूरा है। तो क र म, धर्म लिखना होता है इसका, तो ध र म। लेकिन आधे र को हम लोग ऐसे लिखते नहीं है, आधा र अगले अक्षर के ऊपर चढ़ जाता है। आशीर्वाद शब्द है, बहुत इंपॉर्टेंट है वर्तनी की दृष्टि से। आशीर्वाद में ये द कहाँ लगता है, वा के ऊपर। कई बार लोग लगा देते हैं कहां पर, द पर, वो तो हो जाता है आशीर्वाद। एक ही बात याद रखना है, आधा अक्षर जहां बोला जा रहा है उसके ठीक अगले वाले अक्षर के ऊपर चढ़ेगा। तो ये हो गए एक, तो एक कर्तव्य शब्द है, कर्तव्य। मैं इस शब्द को मैं इसलिए लिख रहा हूं कि कई बार आपको शब्द का विश्लेषण पूछते हैं। मैं पहले भी कह चुका हूं, आप संधि पढ़ेंगे, समास पढ़ेंगे, उपसर्ग पढ़ेंगे, जब तक आपको शब्द का विश्लेषण ऑपरेशन नहीं आता दिक्कत आएगी। इसका करना हो ना ऑपरेशन पूरा खोल के रखना हो तो ऐसा करेंगे, ये क पूरा है तो क हलंत, धन क्या होगा, अ, फिर क्या है, बोलते कैसे जानना, कर्तव्य, तो फिर क्या र बोल रहे हैं, र क्या है, आधा, तो ये र आधा। फिर क्या है, फिर त। अब त में देखो आप एक डंडा देख रहे हैं, ये ऐसा लिखते हैं, ये तो एक त है, ऐसा कर दें तो
इसका मतलब यह है कि इसमें आधा त और लग गया। इस आधे त को हम लोग इस प्रकार भी लिखते हैं, लेकिन आजकल ये रूप चलता नहीं है, आजकल उसको इसी रूप में हम लोग लिखते हैं। इसका मतलब डबल त है, यहाँ द्वित्व हुआ है। क्या हुआ है? द्वित्व। तो त हलंत, फिर त पूरा है तो उसको क्या लिखेंगे? फिर त हलंत, और क्या आ गया? त में अ स्वर है। फिर क्या आएगा? कर्तव्य, तो वह आधा है तो ये लिख दिया वह आधा। फिर क्या आ गया? यह, तो यह आधा, और आगे क्या है? अ है। इस प्रकार आपको कोई भी शब्द दे दे, उसके एक एक वर्ण को अगर अलग करना हो, स्वर व्यंजन सबको, तो इस प्रकार अलग किया जाएगा। और लास्ट रूप है र का। एक एक कुछ अक्षर ऐसे होते हैं जैसे ट्रक, हमने लिखा ड्रम। सुनना बात को, जिनका नीचे का भाग होता है वो यूं होता है, यूं पेंदा। जिसका नीचे वाला पेंदा क्या हो? गोल हो। क्या हो? गोलाकार हो। वहां र का रूप अलग अलग टाइप में होता है। हालांकि इसमें और इसमें कोई फर्क नहीं है, यहां भी र नीचे लगा और यहां भी र क्या लगा? नीचे। इसलिए वो र भी पूरा है, ये र भी क्या है? पूरा है। तो चाहे तो इस ट्रक को हम लोग इस प्रकार लिख सकते हैं कि ट हलंत र और क, ट्रक। बताओ, कोई दिक्कत नहीं। ड्रम को लिखना हो तो ड हलंत र म, लेकिन ऐसा हम लिखते नहीं है। उसके र जब नीचे लगाते हैं तो ध्यान देना, बहुत फर्क है। ये हम लोग मैं इसको ठीक से कर रहा हूं ये, हालांकि परीक्षा में कोई पूछे नहीं, लेकिन जानकारी जरूरी है। कोई आपसे पूछे तो, जैसे हम लोगों ने लिखा ट्रक, तो ट्रक के नीचे तो जैसे लिखा प्रण, तो प के नीचे तो हमने इतना ही र किया एक, लेकिन ट के नीचे हम लोग ये दो कर रहे हैं। जब ड की बात की तो भी हम लोग ऐसा कर रहे हैं। ऐसा क्यों कर रहे हैं? इस बात को सुनना। मैं कह रहा हूं जब किसी व्यंजन को जब आपको आधा लिखना हो, मान लीजिए प को आधा लिखना है, तो प को आधा लिखने के दो तरीके हैं। या तो इसके नीचे क्या लगा दो? हलंत। या प को आधा करने का क्या तरीका है? पीछे का डंडा हटा दो, बस। ये भी आधा है और ये भी क्या है? आधा है। लेकिन जिनके पीछे डंडा होता है उनको हम लोग हलंत लगाते नहीं हैं, डंडा हटा के आधा करते हैं। लेकिन बहुत सारे वर्ण ऐसे हैं जिनके पीछे डंडा होता नहीं है, जिनके पीछे खड़ी पाई होती नहीं है, तो हटाएं क्या? इसलिए उनको आधा करने का हमारे पास एक ही विकल्प है। ऐसे वर्ण कौन कौन से हैं? जैसे ट है, जैसे ड है। इनको आधा कैसे करेंगे? इनको आधा करने का एक ही तरीका है, आपको नीचे क्या लगाना पड़ेगा? हलंत लगाना पड़ेगा। तो क्या करेंगे? ध्यान दीजिए, ये ट है, हमने ट्रक लिखा। हम ये तो जानते हैं कि र पूरा है, ट क्या है? आधा। अब आधे ट को कैसे लिखेंगे? ट के नीचे क्या लगाएंगे? हलंत लगाएंगे। ये हलंत लगा दिया, देखो ये ट आधा हो गया। अब अपने को क्या लगाना है? र लगाना है। तो र कैसे लगेगा? ऐसा लगेगा। इसलिए आकृति कैसी बन गई है? इस प्रकार बन गई। तो ये दो जो लग रहे हैं, दो, इधर वाला है ना वो हलंत है और इधर वाला क्या है? र है। मुझे लगता है आप इस बात को समझ रहे होंगे। वही बात है राष्ट्र में, राष्ट्र में भी वही है। राष्ट्र का करना हो विश्लेषण तो र हलंत, धन स्वर क्या है? आ, फिर क्या है? ये आधा स, फिर क्या है? ट आधा है, फिर र है तो र हलंत और अ। इस प्रकार से कोई शब्द का विश्लेषण, तो ये र के तीन रूप। हाँ, तो व्यंजन के संबंध में तमाम बातें हो चुकी। मैं वर्णमाला की अगर बात करूं, वर्ण की परिभाषा से लेकर जितने भी स्वर व्यंजन, अयोग, वहा, आगत, ग्रहित, स्वर व्यंजन, जितनी बातें हो सकती है, अरबी, फारसी, अंग्रेजी, जो सारी बातें हो चुकी थी, ये 5 कालांश जो है, 5 कक्षाएं हमारी हो चुकी। किसके ऊपर? वर्ण विचार के बारे में। और मुझे पूरा भरोसा है कि वर्णमाला को लेकर इन 5 कक्षाओं के बाहर कुछ भी नहीं मिलेगा, कुछ भी नहीं बचा। फिर भी मानवीय भूल से कोई बात ऐसी हो सकती है जो पीछे रह गई हो, छूट गई हो, तो उसको आप लोग ध्यान में रखना। और कोई बात हो तो मैंने व्हाट्सएप नंबर फिर बता देता हूं एक बार, 99 82 29 78 08। इस व्हाट्सएप नंबर पर आप अपनी समस्या कभी भी लिखित रूप में भेज सकते हैं। फिर वही बात है, फोन करके कोई समस्या नहीं पूछेगा, व्हाट्सएप पर लिख देना, उसका समाधान हो जाएगा। तो ये थी वर्णमाला की बात। 5 कक्षाएं पूरी हो चुकी। आप इनको अच्छे से इन वीडियो को देखिए। एक बार समझ में नहीं आए तो बैक लेके, इसमें आपको बैक जाने की सुविधा है। अच्छी तरह समझना, जो भी बातें आपकी समस्याएं हो वो समस्याएं बताइएगा। आप सभी का बहुत धन्यवाद। वर्णमाला की इस बात को हम लोग यहीं समाप्त करेंगे। अगले टॉपिक की बात हम लोग अगली कक्षा में करेंगे। जय हिंद, जय भारत।